नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। और कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चुनाव में भी बहुत ज्यादा है और सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में है। आज बात बिहार चुनाव में खदेड़े जा रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, किस तरीके से लोग दौड़ा ले रहे हैं, भगा दे रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और किस तरीके से भाजपा के नेता दुम दबा करके भागते नजर आ रहे हैं, उसकी करेंगे। और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि गोदी मीडिया की कितनी बुरी हालत हो गई है। चित्रा त्रिपाठी को लोग किस तरीके से भयंकर तरीके से उनको बेइज्जत कर रहे हैं, किस तरीके से उनको सबक सिखा रहे हैं, वो तस्वीर भी आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। आरएसएस और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा कि कैसे आरएसएस जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ब्लैकमेल करता है, उन पर कंट्रोल करता है और कैसे उनको बर्बाद करता है। और उसका खुलासा भाजपा के ही एक मौजूदा विधायक ने किया है, उसके बारे में भी आपको दिखलाने और बतलाने की कोशिश करूंगा। और गोदी एंकर के द्वारा ताजमहल को तेजो महालय बना करके कंट्रोवर्सी क्रिएट कराने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने उस पर क्या कहा है, वो खबर भी आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि भाजपा के जो नेता हैं, जो एनडीए के नेता हैं, उनकी किस तरीके से बेइज्जती हो रही है, किस तरीके से दुत्कार करके भगाए जा रहे हैं, बिहार में जनता उनको दौड़ा रही है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये वीडियो देखिए। सबसे पहले ये जहानाबाद से का वीडियो है और ये जो माला पहने नेताजी खड़े हुए हैं, ये चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के ये संयुक्त उम्मीदवार हैं। और देख लीजिए, वीडियो देखिए पहले। देख रहे हैं, दरअसल विधायक जी जो है 5 साल तक झांकने नहीं गए, पता ही नहीं कहा कि कितने विधानसभा में मरे हैं, कितने जिंदा बचे हैं, कितनों के नाम कटे हैं, ये भी नहीं पता करने गए। सड़क नाली और स्वास्थ्य का तो छोड़ दीजिए, बिजली का तो छोड़ दीजिए, मरने जीने के भी मामलों में कभी नहीं झांकने गए और अब सीधा वोट मांगने पहुंच गए। तो जब वोट मांगने पहुंचे तो जनता ने अपने तरीके से इनको बता दी लोकतंत्र की ताकत। और हालात ये हो गए कि इनको वहां पतली गली देख करके भागना पड़ा। इतना भयंकर विरोध हो गया, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लग गए। देख लीजिए किस तरीके से लोग भड़के हुए। ये देखिए, ये देखिए, भीगी बिल्ली बन गए नेताजी। और इसी तरीके की कमोबेश तस्वीरें जहानाबाद ही नहीं, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं। ये और देखिए जरा, ये देखिए, ये हायाघाट विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं और ये भाजपा का प्रत्याशी, भाजपा का विधायक रामचंद्र साहू वोट मांगने आया था और लोगों ने देखिए कैसे वहां भगाया और आगे आगे विधायक जी और पीछे पीछे लोग मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भगाते हुए जा रहे हैं। ये हालत हो गई है भाजपा के विधायकों की, भाजपा के उम्मीदवारों के बिहार के गांव में वोट मांगने जाते समय। दोस्तों देख लीजिए जरा, ऐसा घेरा कि विधायक जी की घिग्गी बंद गई, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ना तो क्षेत्र में सड़क, ना तो क्षेत्र में नाला नाली का काम, ना तो क्षेत्र में बिजली, ना तो स्वास्थ्य, ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना तो रोजगार, कुछ नहीं। और चले गए मुंह उठा करके वोट मांगने। तो जागरूक जनता ने ऐसा तमाचा जड़ा कि नेताजी जो है सीधे बत्ती पकड़ते हुए नजर आए, पतली गली लेकर के भागते हुए नजर आए। देख लीजिए जरा, ये देखिए, देख लीजिए जरा, जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। फर्स्ट बिहार झारखंड न्यूज का जो ट्विटर हैंडल है वो लिखता है कि हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और स्थानीय विधायक रामचंद्र साहू को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा। ये दरअसल अटहर पंचायत का जो अटहर चौक है वहां पर गए हुए थे, उसी जगह खड़े हुए थे। जनता ने इनको घेरा। जनता ने जब इनसे सवाल किया, जनता ने जब इनसे पूछना चाहा कि 5 साल तक कहां थे भाई साहब, तो पहले तो इन्होंने हड़क में लेने की कोशिश की, एक तरीके से धमकाने की कोशिश की। जब जनता भारी पड़ने लगी तो विधायक जी पतली गली लेकर के चलते बने।
ये हालत हो रही है जेडीयू और भाजपा के विधायकों की। जरा ये हेडलाइन देख लीजिए, वही उसी खबर की। हायाघाट में बीजेपी विधायक रामचंद्र साहू के खिलाफ फूटा जनता का गुस्सा, ग्रामीणों ने गांव से बाहर जाने के लिए कह दिया। दोस्तों यह साफ तौर पर बताया गया। इसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पिछले 5 साल में क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, न सड़क, न नाला, न बिजली, न पानी, न स्वास्थ्य, कोई काम नहीं किया। सारे के सारे हालात बदतर हैं। लोगों का साफ तौर पर यह कहना था कि विधायक रहते हुए साहू ने क्षेत्र की समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं दिया। और इसमें से दोस्तों तमाम सारे लोग तो ऐसे हैं जो सांसद रह चुके हैं, मतलब मलाई काट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं वोट के नाम पर, और जब बुनियादी सुविधाओं का सवाल किया जाता है तो धमकाते हैं, भड़क उठते हैं। लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वोट देना तो दूर, गांव में घुसने नहीं देना है। और वही हो रहा है दोस्तों जहानाबाद से लेकर के अटहर तक। दूसरी तरफ बिहार की नई नवेली पार्टी जनसुराज जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से काम कर रही है, उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बल्कि जेडीयू और तमाम सारे दल सख्ते में हैं। और शायद यही वजह है कि बीते दिन जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के काफिले पर हमला किया गया। तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवार के काफिले पर पथराव, स्कॉर्पियो का शीशा टूटा, साजिश का आरोप लगाया। साफ तौर पर विरोधियों पर साजिश के आरोप लगाए गए हैं। विजय गुप्ता के काफिले पर यह हमला हुआ था और उसके बाद विजय गुप्ता ने साजिश के आरोप लगाए। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। आरएसएस पर कर्नाटक के एक विधायक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। किस तरीके से सीधे तौर पर आरएसएस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि कैसे कंट्रोल करता आरएसएस भाजपा के नेताओं को, बड़े नेताओं को, और कैसे उनके पॉलिटिकल करियर को आडवाणी से लेकर के बीएस येदियुरप्पा तक को कैसे बर्बाद किया है, वो सब कुछ उसने बताया। एक छोटा सा ये वीडियो है, पहले जरा इसको सुन लीजिए। अंग्रेजी का सबटाइटल है, अगर आपको समझ में आए तो सुनिए, वरना मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा भी बताऊंगा। पहले ये सुनिए। ಅಲ್ಲ ರೀ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು? ಒಬ್ಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೌರವ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದೇ ಹೊಡಿತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಕಾಗ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ನಾನು ಅಂತ ಯಾವನು ಮೇಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ್ವಾನಿನೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕಂಪ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಅವರಷ್ಟು ಕರಪ್ಟ್ ಇನ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟೇ करप्टेड फेलोस। अब इसी को लेकर के दोस्तों प्रियांक खड़गे लिखते हैं अंग्रेजी में, जिसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूं। इनका ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। प्रियांक खड़गे लिखते हैं कि मोदी जी, आपके ही कर्नाटक में भाजपा विधायक ने खुलासा किया है दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस को एनजीओ बताया है। भाजपा के विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को यह एनजीओ यानी आरएसएस नियंत्रित करता है। बीजेपी विधायक ने साफ कहा कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आरएसएस के गुलाम बन चुके हैं। आरएसएस के लोग फर्जी देशभक्त हैं। आरएसएस देश का सबसे भ्रष्ट संगठन है। आरएसएस और उसके समर्थक नगद और जमीन के घोटालों से लाभान्वित हुए हैं। खास तौर पर कर्नाटक और आरएसएस, कर्नाटक का जो आरएसएस है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट और ताकतवर है। विधायक ने दोस्तों ये भी कहा कि आरएसएस के लाभार्थियों की पूरी सूची कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पास है। बताया कि और इसी वजह से शायद अभी तक वो सत्ता में प्रभावशाली हैं। बीएस येदियुरप्पा ने आरएसएस को सत्ता में बने रहने के लिए पैसे दिए हैं, यह भी कहा गया कि आरएसएस से जुड़े अखबारों को भी पैसा दिया जा रहा है। और आरएसएस ने एलके आडवाणी और येदियुरप्पा दोनों के राजनीतिक करियर को खत्म किया है। जांच में यह भी सामने आया कि कल्याण कर्नाटक डेवलपमेंट का जो बोर्ड का जो फंड था, जो पिछड़े तालुकाओं के लिए विकास के लिए खर्च होना था, उसका 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट आरएसएस के जरिए की गई है। साफ तौर पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दोस्तों अब आपको दिखाता हूं कि कैसे कितनी बेशर्मी के साथ गोदी मीडिया की एक पत्रकार मेघा प्रसाद, जिसको बीते दिनों प्रशांत किशोर ने गोदी मीडिया, मुंह पर गोदी मीडिया कह दिया था, तो तिलमिला गई थी। और उसके बाद किस तरीके से, कितनी बेहयाई से, कितनी बेशर्मी से स्वामी विवेकानंद की तुलना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रही हैं, न कर रही है तुलना, बल्कि स्वामी विवेकानंद को नीचा दिखाने की कोशिश की गई सरेआम। पहले ये वीडियो देखिए आप। नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था 1893 जब हमारे देश के एक महान सपूत ने शिकागो अमेरिका में अपनी तकरीर से विश्व में भारत की छवि को बदलने का अनूठा काम किया था। यह चमत्कार किया था नरेंद्रनाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी। उस नरेंद्र से हमारे अपने नरेंद्र जी तक की यात्रा पर विचार करें तो हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ठीक उसी तरह अपने अथक प्रयासों और साहसिक सुधारों से भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच के उच्चतम शिखर पर पुनः स्थापित किया है। इस पर मशहूर कार्टूनिस्ट मंजुल लिखते हैं, उस नरेंद्र से अपने नरेंद्र जी विवेकानंद नरेंद्र रह गए और नरेंद्र और मोदी नरेंद्र जी हो गए। फिर कोई गोदी मीडिया कह देगा तो भक्त कह देगा तो उछलने लगेंगे। इस तरीके की बात दोस्तों कही है मंजुल ने। अब मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म जनता के लिए होना चाहिए था, जनता के पक्ष के लिए होना चाहिए था, वो जर्नलिज्म जमीन से होता हुआ जमीन पे ना होकर के घोड़े से हो रहा। आप सही सुन रहे हैं, घोड़े पर पहुंच चुका है जर्नलिज्म। ये जरा वीडियो देखिए आप चित्रा त्रिपाठी का। विजय का सहरा सजाने की तैयारी शुरू। अब इस पर आवेश तिवारी लिखते हैं कि जब खबरें बिकाऊ हों तो कथित पत्रकार का सामंती होना स्वाभाविक है। ये जो चित्रा त्रिपाठी कभी बुलेट कभी घोड़े पर दिखती हैं, कभी खुद को कुर्सी पर जनता के जमीन पर बैठा देती हैं, कभी पैंट की जेब में हाथ डालकर बेवकूफाना सवाल करती हैं, तब दरअसल उनकी सामंती स्थिति को दिखाता है। ये पत्रकार नहीं, खबरों को बेचने की एजेंट हैं, जो खुद भी हद तक जाए, जो एजेंट है जो किसी भी हद तक जाएगा। इस स्थिति का कोई अंत नहीं है। ये इसे पत्रकारिता समझेंगी, हम इसे मनभड़ी कहते हैं। अब आपको एक वीडियो सुधीर चौधरी का दिखाता हूं। मशहूर गोदी पत्रकार और तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी कैसे पत्रकारिता को तिलांजलि देकर के अपना प्रोग्राम करते हैं और कैसे जब किसी पॉडकास्ट में जाते हैं तो पत्रकार और पत्रकारिता पर ज्ञान देते हैं। आप खुद सुन लीजिए। न्यूज चैनल्स पर लोगों ने आना कम कर दिया है। आज अगर आप टोटल टीवी यूनिवर्स को अगर आप देखें तो उसमें से 10% से भी कम लोग न्यूज देखते हैं। बाकी के सारे लोग या तो एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, म्यूजिक देख रहे हैं या स्पोर्ट्स देख रहे हैं, लेकिन न्यूज नहीं देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण यह है कि न्यूज चैनल्स लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं। समर राज लिखते हैं कि सुधीर चौधरी खुद बता रहे हैं कि न्यूज चैनलों पर जनता से जुड़ी खबर नहीं दिखाई जाती है। 16 बड़ी समस्याएं दिखाने के बजाय 16 तरीके के जिहाद दिखाते हैं। जब पॉडकास्ट पर जाते हैं तो संत बन करके प्रवचन सुनाते हैं। उधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ताजमहल तेजो महालय जबरदस्ती कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई। न्यूज नेशन के एक पत्रकार के द्वारा किया गया। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए पहले। ताजमहल को आप तेजो महालय बोलेंगे या फिर आपकी नज़र में ताजमहल क्या है, तेजो महल है? हमने अभी इस पर बहुत ज़्यादा विचार नहीं किया कि वो तेजो महल या ताजमहल। अभी तक तो पढ़ा है कि ताजमहल कोई रिसर्च करेंगे, हमको कोई ऐसे तथ्य मिलेंगे नहीं। कई आधार दिए जाते हैं। कई सनातन के प्रमुख चेहरे जो है, प्रखर चेहरे, वो कहते हैं वो तो महादेव का। हम जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऐसा, तब तक हम इस बात पे अपनी बात नहीं। और हिंदू राष्ट्र बना देंगे और सबूत आपके पास आया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, तब फिर क्या करेंगे? तो कानूनी प्रक्रिया, इस देश में संविधान है, इस देश में लॉ है, इस देश में न्यायपालिका है। जब न्याय की प्रणाली के आधार पर राम मंदिर बन सकता है तो अगर तथ्य सही होंगे, सबूत होंगे, तो ताजमहल शिव मंदिर भी हो जाएगा। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। अब इस पर अपूर्व भारद्वाज लिखते हैं कि वीडियो देखो कि गोदी मीडिया कैसे एजेंडा बनाता है। बाबा बोले तो हेडलाइन, ना बोले तो हेडलाइन निकलवाओ। धीरेन्द्र शास्त्री से ताजमहल तेजो महालय जैसा सवाल पूछो, अगर वो शांति से जवाब दें तो खत्म नहीं, उनसे खुद विवाद बनवाओ, क्योंकि टीआरपी और बीजेपी दोनों को मसाला चाहिए। इस तरीके की बात कही। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।